जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में इस होमवर्क सीरीज को लेकर के। इस होमवर्क सीरीज में आप सभी को पता है कि लुसेंट, महेश मनवाल का सार संग्रह और उसके बाद एसपीडी, उसके बाद करंट में आप सभी को एसपीडी से भी चलाया जाता है। इन सभी बुक को जो चलाया जाता है आप सभी के बीच में, जो आगामी परीक्षा होने वाली है बीएचएससी, बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाली, इन सभी को सिलेबस को देखते हुए इन सभी के लिए चलाया गया। और बीपीएससी टीचर के लिए भी जो भी सिलेबस है वो सिलेबस इसी में सम्मिलित है। अगर इस क्लास को देखते हैं आप तो सारा जो भी सिलेबस है सबका सिलेबस कंप्लीट आपको होने वाली है। तो क्लास को अच्छे तरीके से क्लास बने रहिए और अंतिम तक देखा कीजिए। अगर आप अंतिम तक क्लास को डेली देखते हैं तभी जाकर आपका जीके जीएस मजबूत होने वाली और आप किसी भी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्लास आप लोगों को पता है कि डेली के करंट अफेयर से ही स्टार्ट होता है। तो आज का करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बताना है आप सभी को कि हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 2025 कब मनाया गया? ये सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब। 19 अगस्त को मनाया गया, सही जवाब है। और एक और क्वेश्चन है, बताइएगा विश्व फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाते हैं? ये भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा, 19 अगस्त को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। और विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। और बाघ दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय 29 जुलाई को मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि वर्ष 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे की नई पीढ़ी को क्या कहा जाएगा? जनरेशन बीटा। बीटा मत समझिए, बीटा क्या हो जाएगा? बीटा, जनरेशन बीटा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये कब तक कहा जाएगा इसको? 2039 तक, 2025 से 2039 तक के लिए यह सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? ये मध्य प्रदेश हुआ, सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश हुआ। अगला क्वेश्चन बता देना आप सभी को, लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया? यूएसए, ठीक है, अमेरिका के द्वारा किया गया। और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है अभी? डोनाल्ड ट्रंप। कितने क्रम के? 47वें क्रम के हो जाएंगे, सही जवाब है। और वहाँ का उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। और ये कितने क्रम के हैं? 50वें क्रम के, सही जवाब है, बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष किया है? 2022-23 कर दिया, ठीक है। और इससे पहले कौन था? 2011-12 को हटाकर क्या कर दिया गया? अभी 2022-23 कर दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? विश्वकर्मा, ठीक है, मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीत लिया गया, सही जवाब है। और बताइए मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब कौन था? मिस वर्ल्ड, ठीक है, सही जवाब है, ओपल सुचेता के द्वारा जीत लिया गया। और ये किस देश के? ओपल थाईलैंड की हो जाएगी। और रबर उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? थाईलैंड ही करता है, सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है, बता दीजिएगा कि भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? सही जवाब है, कुमारी रीता फाड़िया। कुमारी रीता क्या हो फाड़िया हो जाएगी। और ये 1966 में बनी थी। कब बनी थी? 1966 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन चुका है? छत्तीसगढ़ हो चुका है। कौन हुआ है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किस बीज में जो अंकुरन हुआ? ये लोबिया का बीज में क्या हुआ? अंकुरन हुआ। और गांव घर में बीज को बिया भी कहा जाता है, इसलिए याद रखिए बिया। कौन सा बिया? लोबिया। लोबिया में क्या हुआ? अंकुरन हो गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 ये कहाँ आयोजन हुआ इसका? बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में इसका आयोजन हो चुका है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू 2025 कहाँ आयोजन किया गया? ये तमिलनाडु का उत्सव हो जाएगा। और एक पोंगल फेस्टिवल ये कहाँ होता है? ये भी तमिलनाडु में ही होता है, सही जवाब हो जाएगा। और एक अक्टूबर पोंगल ये केरल का है। अक्टूबर पोंगल केरल और सीधा पोंगल वाला तमिलनाडु का हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में किस लोकोमोटिव ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सोलर पैनल लगाया है? सही जवाब है, वाराणसी लगाया। और बनारस कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है बनारस, सही जवाब हो जाएगा। और इसमें कितना पैनल लगाया गया सोलर का? 28 पैनल लगाया। और कितना किलोवाट का? ये 15 किलोवाट ऊर्जा आती है, 15 किलोवाट। और 70 मीटर ट्रैक पर लगाया गया, सही जवाब है, 70 मीटर ट्रैक पर। और 15 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था? ये त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति आए थे वहीं से। और ये जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में हुआ था, ओडिशा भुवनेश्वर पड़ता, सही जवाब है।
बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? ये सीबीआई और एक ऑपरेशन हॉक, ये कौन सा है? ये भी सीबीआई के द्वारा ही चलाया गया, सही है। और यौन शोषण, बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित है ये हॉक, जो सीबीआई के द्वारा ही चलाया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु एआई स्टार्टअप पैरेलल किसने लॉन्च किया है? पैरेलल पराग अग्रवाल के द्वारा लॉन्च किया। पराग अग्रवाल के जो पराग अग्रवाल जो थे ट्विटर के सीईओ थे पहले, इन्हीं के द्वारा ही लॉन्च किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम ही होगा, ठीक है। बीजिंग जाम विशाखापट्टनम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 से कहाँ जीता है? यूके कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन को बोलते हैं, सही जवाब हो जाएगा। बताना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ये प्रेस सेवा पोर्टल। कौन सा पोर्टल? प्रेस सेवा पोर्टल। बताना है आप सभी को कि प्रेस इंडेक्स भारत का स्थान क्या है? 151वां हो चुका। और एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 में हो जाएगा। और जेंडर गैप में कितना है? 131 स्थान हो जाएगा भारत का। और बताना है कि फायर पावर में भारत का स्थान कौन है? चौथा स्थान रखता है। और यूनिकॉर्न में तीसरा स्थान है भारत का, सही जवाब हो जाएगा। बता देना है। अगला क्वेश्चन है गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? ये कर्नाटक। गरुड़ाक्षी पोर्टल कर्नाटक के द्वारा ही लॉन्च किया गया। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, सही जवाब हो जाएगा। बता देना। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें 123वां स्थान मिल चुका है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में सिंसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष वर्ग का खिताब कौन जीत गया? ये कार्लोस अल्काराज। देखिए कार्लोस और जो है ना, कार्लोस अल्काराज और जेनिक सिनर के बीच में मैच हो रहा था। और जेनिक सिनर का तबियत खराब होने की वजह से इनको मैच जीतने का मौका मिल चुका, नहीं तो हो सकता था वो भी जीत सकते थे, सही जवाब हो चुका है। टोटल अभी जो 3 गो ओपन हो चुका है, बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब कौन जीता? ये जॉनिक सिनर के द्वारा जीता गया। और एक फ्रेंच ओपन वो कौन जीता है? ये कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। और बताना है कि विंबलडन ओपन भी कौन जीता? जेनिक सिनर। देखिए आप दो को बट गया है। एगो कौन सा सिंसिनाटी ओपन कौन था? कार्लोस अल्काराज। और एक फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज। और दूगो है ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन में कौन सा है? जॉनिक सिनर के द्वारा जीत लिया गया। अब बताना है आप लोग को महिला में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीती है? ये मेडिसन की, ठीक है, मेडिसन कीर के द्वारा जीत लिया गया है। और फ्रेंच ओपन महिला कौन जीती है? ये कोको गॉफ के द्वारा जीता गया। और विंबलडन ओपन कौन जीता है? ये ईगा स्विएटेक के द्वारा जीत लिया गया। ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेट मोड़ सुरंग का अनावरण कहाँ किया? ये जम्मू कश्मीर। कहाँ पे किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भवानी पटेल ने किस देश में आयोजित स्पोकन ITF विश्व पैरा स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत पदक जीता है? ये यूएसए में हुआ, यूएसए में हुआ था ये, वहीं का जीता गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? सही जवाब है ईरा जाधव के द्वारा बनाया गया, ईरा जाधव के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाले हिम कवच किसने विकसित किया है? ये DRDO के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया? ये DRDO के द्वारा ही विकसित किया गया, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित होगा? ये पुणे में। कहाँ होगा ये? पुणे। पुणे कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र पड़ता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि हाल ही में शहरी विस्तार सड़क सेकंड योजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में किया गया। दिल्ली में शहरी विकास सड़क सेकंड योजना का अनावरण कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? रेखा गुप्ता हो जाए। और कितने क्रम महिला में? चौथे क्रम की महिला हो जाएगी, सही जवाब है चौथे क्रम की महिला में। अगला क्वेश्चन बताना है, बता देना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे नई प्रजाति फिनिक्स रॉक्स बर्गी का संबंध किससे है? ये ताड़ का वृक्ष है, ताड़ के वृक्ष से है, सही जवाब हो जाएगा ताड़ के वृक्ष से है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे घोषित किया गया? ये राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 घोषित कर दिया गया, सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट बनना था सभी को करवा दिया गया। अब चल रहे हैं आप सभी को होमवर्क के माध्यम से
जो भी होमवर्क दिया गया था बुक के माध्यम से उसको लेके आए हैं आप सभी के बीच में। तो शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे अच्छा टॉपिक, खतरनाक टॉपिक 1857 का विद्रोह चल रहा है। और देखिए कितना मजा आने वाला है, आज विद्रोह को देखते हैं। बताना आप सभी को 1857 का विद्रोह जो है इसका शुरुआत किस तिथि को हुआ था? ये सही जवाब है 10 मई 1857 की तिथि से। और किस इन्फेंट्री से हुआ था ये? 20वीं BNI, 20वीं इन्फेंट्री, 20वीं NI, ठीक है, नेशनल इन्फेंट्री, ठीक है, 20वीं NI से हुआ था। और मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से? 34वीं BNI से हो जाएगा। सही जवाब है। बताना आप सभी को है ना, अगला क्वेश्चन बताना, किस बंदूक के स्थान पर जो नई एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था इसमें? सही जवाब है ब्राउन बेस के स्थान पर। और इसको कब शामिल किया गया था एनफील्ड को? 56 में शामिल किया गया, ठीक है, 1856 में शामिल किया गया था। और बताइएगा इसको चलाने के लिए, जो एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए कारतूस जो होता है उसमें किसका बना था ये? सही जवाब है गाय और सुअर का चर्बी युक्त था। देखिए गाय जो है ये हिंदू के लिए क्या है? पूजनीय है, और सुअर जो है ना मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म मान्यता है कुछ, इसी कारण से जो भी हो, जैसा भी हो, मुस्लिम में मान्यता है उसका। और बताना इसी कारण से इसका चर्बी युक्त जो बनाया गया था, तो दोनों हिंदू और मुस्लिम के लिए क्या गया, अशुभ माना गया था, और वो मुंह से खोलने के लिए तैयार नहीं हुए, और इसी कारण क्या वो विद्रोह कर दिए थे। और कभी कभी पूछा जाता है कि 1857 का क्रांति का तत्कालिक विद्रोह क्या था? चर्बी युक्त कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग वहां का मुख्य कारण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है ना, वहां का मतलब अभी प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? ये पामस्टन था। और गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग था। बताइएगा पामस्टन जो था इसका संबंध किस पार्टी से? ठीक है, लिबरल पार्टी से संबंध हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए मंगल पांडे जो है ना, मंगल पांडे जो है ये विद्रोह मतलब कारतूस चलाने से मना कब कर दिया था? ये यूज करने से डेट बताइएगा। 29 मार्च 1857 को मना किया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए किसको ये गोली मार हत्या कर दिया मंगल पांडे? ठीक है, बाघ और मेजर ह्यूसन को। सही जवाब है, दोनों को क्या कर दिया? ये गोली मारकर हत्या कर दिया। बताइएगा मंगल पांडे को फांसी कब दे दिया गया? सही जवाब है 8 अप्रैल 1857 को ही इसको फांसी दे दिया गया था। बताना है आप सभी को कि फांसी पर चढ़ते समय मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था? हल्ला बोल। कौन सा नारा? हल्ला बोल। और आप सभी को हल्ला नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब से शुरू हुआ है? सही जवाब है 1748 से। 1748 से शुरू हुआ। और बताना अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? एस्ट्रिंजर लॉरेंस। किसे माना जाता है? एस्ट्रिंजर लॉरेंस को माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि 1857 के क्रांति के पश्चात जो है सेना का पूर्ण गठन किया गया था। इसको जांच करने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया? पील कमीशन का ही गठन किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है अगला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है ना बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीयों का सेना का अनुपात कितना रखा गया था? 1-2 अनुपात, माने कि एगो होगा कौन? यूरोपीय, तो दूगो क्या होगा? भारतीय होगा। ये अनुपात में रखा गया। और उसके बाद बम्बई और मद्रास में कितना का अनुपात? 2:5 का अनुपात, यानी कि 2 यूरोपीय तो 5 भारतीय का अनुपात में रखा गया था। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। बताना है कि ये किसका कथन है कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? ठीक है, लॉरेंस एवं सीले, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का यह कथन था क्या? ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। और यह किसका कथन था कि राष्ट्रीय विद्रोह था? ये डिज़रायली का कथन हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है यह किसका कथन था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था? ये सही जवाब है जेम्स आउटरम एवं W. टेलर का यह कथन हो जाएगा। और बताना है कि बर्बरता तथा सभ्यता का बीच का ये T.R. होम्स के द्वारा। सही जवाब है T.R. होम्स के द्वारा ही कहा गया था। और किसने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? ये सही जवाब है L.E.R. रीज हो जाएगा। L.E.R. रीज के द्वारा ही कहा गया था। और बताना है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और ये B.D. सावरकर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? B.D. सावरकर के द्वारा ही कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन है कि बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्ति जो 1857 क्रांति में भाग लिया था, सो क्या घोषित किया गया? इसको गैर लड़ाकू घोषित किया गया। और बताना है कि सिख, गोरखा, पठान जिन्होंने 1857 क्रांति में जो अंग्रेज का साथ दिया था उसको क्या घोषित किया? उसको लड़ाकू घोषित किया गया, यानी कि अंग्रेज तरफ से लड़ने वाला है, और बाद में उसको गैर लड़ाकू वो नहीं लड़ने वाला है, इसलिए इसको लड़ाकू और गैर लड़ाकू में बांट दिया था। कौन बांटा था? ये अंग्रेजों के द्वारा। बताना है कि भारतीय सेना को ऊंचे से ऊंचे प्राप्त होने वाला पद कौन सा था? ये सूबेदार का पद था। सूबेदार का पद हो जाएगा। सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन बताना है, लक्ष्मीबाई की जो है ना, लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द है? ये हीरोज के द्वारा ही कहा गया था। सही जवाब है हीरोज के द्वारा कहा गया था। बताना है, दिल्ली से सैन्य नेतृत्व कौन किया था? बख्त खां के द्वारा किया गया। बख्त खां किया था। और दिल्ली से नेतृत्व कौन किया? भारतीय नायक। सही जवाब है बहादुर शाह जफर, जो क्या था? अंतिम मुगल सम्राट हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या फिर जफर, उसी को कहा जाता है। बताना है कि दिल्ली में विद्रोह को कौन दबाया था? ये देखिए, दूगो आदमी दबाने आया था, एगो था हडसन और एगो था निकलसन। निकलसन, ठीक है, निकलसन दबाते दबाते निकल लिया। वो कहाँ निकले? भगवान के पास वो निकल लिया, यानी कि मारा गया निकलसन, उसका हडसन उसको विद्रोह को दबा दिया। अगला क्वेश्चन बताना है, कानपुर से सैन्य नेतृत्व कौन किया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे के द्वारा सैन्य नेतृत्व किया गया। और वहां क्या गया? नायक कौन था? तब क्या हो जाएगा? नाना साहेब। कानपुर से नायक कौन हो जाएंगे? नाना साहेब हो जाएंगे। बताना है आप लोग को, नाना साहेब का मूल नाम क्या था? धुंधु पंत। धुंधु पंत हो जाएगा। सही जवाब है। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना है, कानपुर से विद्रोह को कौन दबाया था? कैंपबेल। कौन से कानपुर, कौन से कैंपबेल। और निकला कौन था? दिल्ली से निकलसन निकला, मतलब मारा गया था। सही जवाब है। बताना है, अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ से कौन सा नेतृत्व की थी? बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ से नेतृत्व किया गया था। और बताना इसका नाम क्या था? मूल नाम मोहम्मदी खातून। मोहम्मदी खातून हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन, लखनऊ से कौन विद्रोह को दबा दिया था? लॉरेंस। लॉरेंस और कैंपबेल। और लॉरेंस में निकल लिया था यहाँ से। देखिए, यहाँ पे दो आदमी आया था, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। और कैंपबेल यहाँ पे दबा दिया और हेनरी लॉरेंस मारा गया विद्रोह को दबाते दबाते। अगला क्वेश्चन बताना, इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किया था? लियाकत अली किया था। और सही जवाब है। और बताना, इलाहाबाद से जो नेतृत्व को सेना मतलब दबाने कौन आया था? नील। ठीक है, कर्नल नील। और एक बार फैजाबाद है। और यहाँ से कौन नेतृत्व किया था? फैजाब मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया। और ये सबसे कट्टर विरोधी था उस समय, कट्टर विरोधी इसी को कहा गया था, अहमदुल्ला को। बताना अगला क्वेश्चन है कि फैजाबाद और इलाहाबाद से विद्रोह को कौन दबाया था? ये कर्नल नील। दोनों में बात आता है, दोनों बात वाला कौन दबाया? कर्नल नील के द्वारा दबाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताना, बरेली से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? खान बहादुर खां के द्वारा किया गया। और बरेली में विद्रोह कौन दबा दिया? हडसन के द्वारा दबाया गया। किसके द्वारा? हडसन के द्वारा ही दबाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और इलाहाबाद से कौन किया था? लियाकत अली के द्वारा। सही जवाब। जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। पटना से कौन किया था? पीर अली किया था। और पीर अली क्या था? एक पुस्तक विक्रेता हो जाएगा। सही जवाब है, पुस्तक विक्रेता था। बताना अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर से विद्रोह का नेतृत्व? अजीमुल्ला। देखिए, अजीमुल्ला फतेहपुर था। और फैजाबाद से अहमदुल्ला। दोनों फौज से नाम है, घबराइएगा नहीं। फैजाबाद से कौन था? अहमदुल्ला। ठीक है। और फतेहपुर से अजीमुल्ला। नामों मिल रहा है, जगहों का नाम मिल रहा है, ध्यान रखिएगा दोनों को। सही जवाब होगा। बताइए, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। बताना आपसे, तात्या टोपे जो किसके धोखेधारी से पकड़ा गया था? ये मान सिंह। ये सिंधिया का सामंत था। ये मान सिंह जो उसका दोस्त था, वो धोखेधारी कर दिया। इसलिए कहते हैं दोस्त पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कितना अच्छा दोस्त हो। वो क्या क्या उसको धोखेधारी दिया और इसको पकड़ लिया गया। बताना है कि इसको जो है तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया था? ये ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया गया। और किस जगह पे? शिवपुरी। और शिवपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिवपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब है। बताना, बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था? 1820 में जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुआ? 1879। ठीक है, 7 पर 79। ठीक है, 79 में कब मर गई? और मरी तो कहाँ मरी बताइए तो? सही जवाब है, नेपाल में काठमांडू में इसको जो है ना जामा मस्जिद इसको दफना दिया गया। क्या किया गया? दफना दिया गया जामा मस्जिद, काठमांडू के जामा मस्जिद में। तो चलते हैं अब हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की ओर। बताना है आप सभी को जो है ना, पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये सन्यासियों के द्वारा। सही जवाब है, किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का स्थापना कौन किया था? इंग्लैंड दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। और कब के थे? 1887 में। कब के थे? 1887 में किया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि किस वर्ष के बाद जो है ना ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर हो गया था? ठीक है, 1887 के बाद। बताना, धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? सही जवाब है। देखिए, 3 गो व्यक्ति मिलकर दिए थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, दत्त थे, वाचास। देख लीजिए, ये तीनों के द्वारा दिया गया था। और बताना है अगला क्वेश्चन, धन का पलायन का सिद्धांत कौन दिए थे? वही दादा भाई नौरोजी। और बताना ये अपने किस पुस्तक में दिए थे? ये सही जवाब है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूलर इन
इन इंडिया पुस्तक में दिए थे। सही जवाब है, बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्या हुआ? 1867। हाँ, उस समय का 1867 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी को जवाब देना है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी होंगे। ठीक है, W मतलब रमेश होता है। ठीक है, सुनिए मत लाइए, WC बनर्जी हो जाएंगे। और ये क्या जीते, हार गए थे? ये हार गए थे, जीत नहीं पाए थे। लेकिन कहेगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और ये कब चुना? ये 1892 किस जगह से? फिंसबारी नामक स्थान। सही जवाब है, फिंसबारी नामक स्थान से 1892 में चुनाव जीत लिए थे और प्रथम भारतीय बन गए थे चुनाव जीतने वाले में। अगला क्वेश्चन बताना है कि बंगाल विभाजन घोषणा किस गवर्नर के द्वारा किया गया? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और देखिए 19 और 20 दोनों याद रखिए। गवर्नर के कार्यकाल में जाइएगा तो 19 जुलाई दिया है और यहाँ पे 20 जुलाई दिया है, तो 20 जुलाई 1905 दिया हुआ। 19 और 20 जुलाई 1905 दोनों डेट याद रखिए। इसमें क्या क्या बंगाल विभाजन का घोषणा कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के खिलाफ में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। सही जवाब। और स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किस तिथि को बताना है? सही जवाब है, 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ये कोलकाता के टाउन हॉल में हुआ था। ये कोलकाता के टाउन हॉल्स में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है कि जो बंगाल विभाजन को लागू कब कर दिया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ? लागू हो गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि इस दिन में जो है पूरे बंगाल में जो है शोक मनाया गया था। किसके कहने पर शोक मनाया गया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर क्या हुआ? पूरे बंगाल में शोक मनाया गया और रक्षाबंधन दिवस क्या गया था? मनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताना है, अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन में जो है ना एक 2-3 को नारा महत्वपूर्ण था। वो कौन कौन नारा हो जाएगा? ये सही जवाब है, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है का नारा दिया गया था। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसकी जो है ना पत्र में संजीवनी में 1905 में आया था? कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में आया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना, किस इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते थे? सही जवाब है, आंध्र डेल्टाई के क्षेत्र में इसको वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। तो दोस्तों आज का जो भी हिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था उसको करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में अच्छा टॉपिक है, झील के बारे में पढ़ेंगे और झील में भी मजा आने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों। बताना है आप लोग को, झील से पहले कुछ नदी का टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। बता दीजिएगा आप लोग, रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच से कौन सी नदी बहती है? सावित्री नदी। सावित्री नदी बहती है और एक सावित्री बाई फुले का भी नाम है, कुछ संबंधित है, ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है वंशधारा नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? ये कहाँ से निकलती है? ओडिशा के कालाहांडी जिला से। कहाँ से निकलता है? ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है। जो कहाँ, जो किस नदी से बहती हुई, किस नदी के बीच से बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है? गोदावरी और ऋषिकुल्या। गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहती हुई और अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरा देती है। अगला क्वेश्चन बताना है कि अगला क्वेश्चन पूछते तब बताइएगा। बताना है कि गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है ना भारत के कितने राज्य में है? 7 राज्य में। ठीक है, 7 राज्य का नाम सुनिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं ओडिशा। इन 7 राज्य में किसका जल ग्रहण क्षमता होगा? किसका? गोदावरी नदी का। और गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। त्रियमकम पहाड़ी। ठीक है, ठीक है, त्रियमकम पहाड़ी से निकलती है। सही जवाब है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताना है बराक नदी जो है कहाँ से निकलती है? बराक नदी है मणिपुर हिल के निकट माउंट जानपुर से। कहाँ से निकलती है? माउंट जानपुर नदी से निकलती है। सही जवाब है। और ये किस राज्य में बहती हुई जाती है? बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। ये जो है असम, मणिपुर और मिजोरम में बहती हुई चली जाती है। बताना सभी, आप सभी को बताना। अगला क्वेश्चन है कि जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई ये किसकी सहायक नदी है? ये बराक की ही सहायक नदी हो जाएगा। बराक की क्या सहायक नदी है? बताइए बांग्लादेश में बराक को किस नाम से जानते हैं हम लोग? ठीक है, सुरमा एवं मेघना। सुरमा एवं मेघना होता है और एक होता है सुरमा, उसको आंख में लगाने वाला और आंख से आप जाता है उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि बराक नदी को है ना कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग 6 NH मत आइए, NW 6 घोषित किया गया। सही जवाब है। और वाटर वाई जल मार्ग बोलते हैं। ठीक है, बता देना। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा तिहाई मुख्य बांध किस नदी पर है? ये बराक नदी पर ही हो जाएगा। बराक नदी पर तिहाई मुख्य बांध है। और बताना आप सभी को प्रायद्वीपीय नदी का उत्तर से दक्षिण में आरोही क्रम क्या है?
उत्तर दक्षिण आरोही क्रम बताना। देखिए महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई, इनका उत्तर दक्षिण में क्या है क्रम है। और इसी में बताना है प्रायद्वीपीय नदी के लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम बताइए। तो सबसे पहला गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद क्या हो जाएगा महानदी, नर्मदा। देखिए गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती हो जाएगी। और ताप्ती का लंबाई कितना है 724 किलोमीटर हो जाएगा। पूछे गोदावरी का लंबाई कितना है तो 1465 किलोमीटर है। और उसका कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है 724। देख लीजिए होगा वही सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन, गोवा में दो महत्वपूर्ण नदी बहती है, उसका नाम क्या है? सही जवाब है मांडवी एवं जुआरी। मांडवी एवं कौन सी है? जुआरी नदी। दोनों कहाँ बहती है? दोनों गोवा में बहती है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी जाएगी? ठीक है, भरतपुझा नदी। कौन सी नदी है? भरतपुझा नदी हो जाएगा। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है कि भरतपुझा नदी को किस अन्य नाम से जानते हैं? पोन्नानी के नाम से। कौन नाम से? पोन्नानी। नानी मत समझिएगा, पोन्नानी के नाम से समझते। कौन सा नाम? पोन्नानी के नाम से जाना जाता है। बताना अगला क्वेश्चन है, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार नदी पड़ता है। सही जवाब है। बताना केरल जो है ना, पंबा नदी जो है कहाँ से गिरती है? ये कहाँ में गिरती है पंबा नदी? है वेम्बनाड झील में गिरती है। वेम्बनाड झील में गिरती है। ठीक है, गिरती है वेम्बनाड झील में। तो चलते हैं प्रमुख झील की और बताना है भारत की सबसे बड़ी है कौन सी? सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? ये चिल्का झील। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। और कैसा झील है ये? लैगो झील। और ये खारे पानी का झील है। ठीक है, खारे पानी का झील है। और यहीं पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, इसकी जो है ना लंबाई कितना है? इसका लंबाई चिल्का झील का 65 किलोमीटर। और चौड़ाई कितना है? 8 से 20 किलोमीटर। गहराई 2 मीटर। गहराई कितना है? 2 मीटर हो जाएगा। बताना भारत में जो है ना सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन है? सांभर झील। ठीक है, और सांभर झील का क्षेत्रफल कितना है? 230 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 230 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है, वर्ग किलोमीटर में आता है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर बोलिए चाहे वर्ग किलोमीटर बोलिए, एक ही बात हुआ। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है? वुलर झील। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 160 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 160 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में होगा, स्क्वायर में हो जाएगा। बताना जम्मू कश्मीर जो स्थित है, बताना तुलबुल परियोजना किस झील में पड़ता है? झील पूछिए, बुलर झील पर है। बुलर झील पर स्थित है। तुलबुल परियोजना बुलर झील पर ही स्थित हो जाएगा। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। देखिए गोविंद सागर झील भी एगो है जो दूसरा जगह है। एक गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो रिहंद नदी में उत्तर प्रदेश में, ये सबसे बड़ा मानव निर्मित झील हो जाएगा। पूरा नाम याद रखिए, आधा से हम गलती कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? इसको बॉल्सन कहा जाता है। क्या कहते हैं? बॉल्सन कहा जाता है। बताना अगला क्वेश्चन है कि ऊंट कडाल पुल जो है किस झील के बीच में स्थित है? ये ऊंट कडाल पुल ये डल झील में स्थित है। और बताना है कि ऊंट कडाल पुल का अधिकांश भाग कहां से देखा जाता है? ये निशांत बाग से। निशांत बाग से इसको देखा जाता है। सही जवाब है। बताना श्रीनगर के आभूषण के नाम से किस झील को जानते हैं? डल झील को जानते हैं। कौन सा झील होगा? डल झील को जाना जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, डल झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। पता ना मानस बल झील ये कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर पड़ता है। सही जवाब है। बताइए नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नाग नागिन जितना होगा सब जम्मू कश्मीर में है। और ताल तलैया उत्तराखंड। अभी आते हैं, रुकिए। ठीक है, आ रहे हैं वहीं भी, वहां भी आ रहे हैं, सब याद करवा देंगे अभी तुरंत। बता नैनीताल कहाँ है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। नौकुचिया ताल कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तराखंड है। खुरपा ताल उत्तराखंड। आपको ताल वाला में 3 गो अपवाद में याद करना है, जो भी आराम से लिखे। चंद्रताल, सूर्यताल और दीपताल। चंद्रताल, सूर्यताल और दीपताल ये तीनों ताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। देखिए 3 गो अपवाद में है। सूर्यस्थान इस सब का प्रयोग आप लोग डेली करते हैं, डेली देखते हैं इसको, तो इसलिए आप याद रखिएगा तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बात में के सभी जो है ताल तलिया वाला कहाँ है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, बताना आप सभी को कि सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। ठीक है, राजस्थान पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि बताइएगा देवताल झील कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। सही जवाब है। बताना आप सभी को कली बेली झील ये कहाँ पड़ता है? कली बेली झील तमिलनाडु। कली बेली झील कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। सही जवाब बताना। अगला क्वेश्चन है खेची और पलटी झील ये कहाँ है? सिक्किम में। खेची और पलटी झील सिक्किम में। और एक खजियार झील ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में खजियार झील। और खेची और पलटी झील कहाँ है? सिक्किम में पड़ता है। सही जवाब है।
बताना आप सभी को पिछौला झील कहाँ है? पिछौला ये राजस्थान में ही पड़ता है। राजसमंद ये भी राजस्थान में पड़ता है। बताना अगला क्वेश्चन, डिंडवाना झील ये भी राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए, पुलिकट झील ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है, दोनों के सीमा पड़ता है। ठीक है, 84% आंध्र प्रदेश, 16% तमिलनाडु में पड़ता है। सही जवाब है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हुसैन सागर झील ये कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। हुसैन सागर झील कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। और कोलेरू झील कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ये कैसा झील है? ये क्रेटर, ज्वालामुखी चट्टान द्वारा निर्मित एक क्रेटर झील हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जवाब है। वेम्बनाड झील कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। सही जवाब है। पेरियार झील ये भी केरल में, और अष्टमुडी झील केरल में ही पड़ता है। चलिए बताना आप सभी को है, चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालीन छोटे झील को क्या कहते हैं? इसको पलाया कहा जाता है। इसमें कौन सा पानी जमा रहता है? वर्षा का पानी जमा रहता है, और जल्दी क्या होता है? सूख जाता है, और जल्दी का भाप बन के ये उड़ जाता है। बताना अधिक नमक वाली पलाया को क्या कहते हैं? ठीक है, सैलिनास कहा जाता है। और पता है पलाया को अरब रेगिस्तान में क्या कहते हैं? खवाड़ी या ममला। अरब रेगिस्तान में खवाड़ी या ममला कहते हैं। और एगो है सहारा, सहारा में क्या कहते हैं? सिट कहा जाता है। ठीक है, बता देना। अगला क्वेश्चन है आप सभी को बीच में है, जो बताइएगा, थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी का झील कौन सा है? ये सांभर एवं डिंडवाना। सांभर एवं डिंडवाना झील जो कहाँ पड़ता है? ये थार मरुस्थल के पूर्वी सिरा राजस्थान में पड़ता है। बता, सांभर झील ने बोल्सन या पलाया किसका उदाहरण है? बोल्सन का उदाहरण। और डिंडवाना ये पलाया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बताना भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? जोलामू झील। जोलामू झील कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। सही जवाब है, सिक्किम में पड़ता है। और बताना अगला क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ से जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? यहाँ पे तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जोलामू झील से होता है। ठीक है, बताना महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील जो कैसा झील है? ये एक क्रेटर झील। ठीक है, बताना है आप सभी को, ताप्ती नदी पर स्थित मानव मृडवी झील कौन सी झील हो जाएगी? ये उकाई हो जाएगा। उकाई जो कहाँ पड़ता है? ताप्ती नदी पर पड़ता है। ठीक है, सही जवाब बताइए। राणा सागर एवं जवाहर सागर जो है ये किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान। और एक गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और तीनों जो है ना, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और गांधी सागर, ये तीनों किस नदी पर है? चंबल नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर है? चंबल नदी पर हो जाएगा। ठीक है, और चंबल का लुटेरा डाकू भी खाया, किसका नाम था? नाम भूल गया। मंगल सिंह, मंगल पांडे, मान सिंह शायद, अब जो हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, नागार्जुन सागर जो है ये किस नदी पड़ता है? ये कृष्णा नदी पड़ता है। ठीक है, कृष्णा नदी पर है। बता देना कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी जाएगी? ठीक है, लोकटक झील है। और उसमें पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तब क्या होगा? केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है कैसा? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बता देना अगला क्वेश्चन है कि हुसैन सागर झील कहाँ पड़ता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बॉर्डर पर बीच में पड़ता है। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A। और बताइए किस द्वीप पर है? ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, बताना है पूर्वी तट पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील लेगून झील कौन सी हो जाएगी? ये पुलिकट झील हो जाएगी। जो पुलिकट झील कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। और तमिलनाडु में कितना % भाग है इसका? 16%। और आंध्र प्रदेश में 84% भूभाग मतलब भाग आता है इसका। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, सतीश धवन उपग्रह केंद्र ये कहाँ पड़ता है? श्रीहरिकोटा द्वीप पड़ता है। ठीक है, सही जवाब बताइएगा। पुलिकट झील का मुख्य स्रोत जल स्रोत क्या हो जाएगा? कौन सी नदी? पुलिकट झील जो जल का मुख्य स्रोत कौन सा झील है? ये और नदी बताना, अरानी और कालंजी नदी हो जाएगा, एवं स्वर्णमुखी नदी। ये तीनों नदी का ये यहाँ का मुख्य स्रोत हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बनना था ज्योग्राफी का होमवर्क से करवा दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क में, आप लोग को विविध से भी क्वेश्चन दिया गया था। चलते हैं विविध की ओर। बताना ब्रिटेन का संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट हो जाएगा। ठीक है, और बताना है जर्मनी का संसद का नाम? बुंडस्टैग हो जाएगा। मंगोलिया का खुर्रल, मंगोलिया क्या? खुर्रल हो जाएगा। बताना है ईरान का संसद का नाम क्या? मजलिस हो जाएगा। और ताइवान का युआन, ताइवान का युआन। और बताना युआन किस देश की मुद्रा है? ये चीन की।
मुद्रा वहां की है। बताना इजराइल का संसद का नाम क्या होगा? नेसेट हो जाएगा, ठीक है। जापान का संसद का नाम डायट हो जाएगा। बताना स्वीडन का संसद का नाम रिक्स डॉग हो जाएगा। बताना मालदीव का संसद क्या है? मजलिस हो जाएगा। नॉर्वे का संसद क्या हो जाएगा? ठीक है एस्ट्रोनट्रिंग हो जाएगा, ट्रिंग। बताए भूटान का संसद का नाम दसोंगडू हो जाएगा। पोलैंड का सोजिम होगा। चीन का संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा। और फ्रांस का क्या होगा? सीधा नेशनल असेंबली हो जाएगा। बताना बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। पंचायत नहीं, पंचायत अलग हो गया, संसद हो जाएगा। और नेपाल का होगा राष्ट्रीय पंचायत। सही जवाब है, लाइन कट गया। बारो बोल। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या होगा? शोरा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। इंतजार कीजिए, लाइट आ जाएगा। इंतजार घड़ी थोड़ा लंबी होती है लेकिन और सफलता नहीं मिलती है, आ जाएगी। बताना स्विट्जरलैंड का संसद का नाम क्या होगा? फेडरल असेंबली। क्या हो जाएगा? फेडरल असेंबली हो जाएगा। सही जवाब है। बताना है यूएसए का संसद का नाम? ये कांग्रेस हो जाएगा। और डेनमार्क का फॉलकेटिंग है। और कनाडा का संसद क्या? ये पार्लियामेंट हो जाएगा। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। बताना है आप सभी को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के किस तत्कालिक राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया था? रूजवेल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रूजवेल्ट के द्वारा ही प्रदान किया गया था। बता देना आप सभी को है, बताना है संयुक्त राष्ट्र के रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों को प्रतिनिधियों का सम्मेलन कब हुआ था? ये 21 अगस्त 1944 को हुआ था। और ये किस जगह पे हुआ था? ये वाशिंगटन में हुआ था ये। और बताना आपको ये है ना, ये कब तक चला था? ये 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। बताना संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और उस समय जो इसका स्थापना कितना देश शामिल था? उसमें 51 देश शामिल था। और बताना अभी वर्तमान में कितना देश हो चुका? 193 देश हो चुका। और 193वां देश दक्षिणी सूडान बन चुका है। दक्षिणी सूडान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, इसमें जो ना भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन किया था? इसमें क्या रामस्वामी मुदालियर, रामस्वामी मुदालियर के द्वारा ही किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क शहर में पड़ता है। बताना इसका भवन जो है कितना एक मंजिल का है? 39 मंजिल का। और कितना जमीन में फैला है? 17 एकड़ जमीन में फैला है। बताना आप सभी को इसका 17 एकड़ जमीन को दान कौन किया था? ये ठीक है, जॉन डी रॉक फेलर के द्वारा दान दिया गया था। बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय का कब बनकर तैयार हुआ था? ये बताइए। 1952 बनकर तैयार हुआ था। और पहला बैठक कब हुआ था? ठीक है, अक्टूबर 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के पृष्ठभूमि पर कैसा रंग होता है? हल्का नीला रंग होता है। और बताना उस पर जो है ना किस रंग में राष्ट्रीय संघ का प्रतीक बना होता है? ये श्वेत रंग में राष्ट्रीय प्रतीक बना होता है। बताना संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना भाषा जो है कार्य करने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? फ्रेंच और अंग्रेजी होगा। और कुछ और भाषा को मान्यता दिया गया। कौन कौन हो जाएगा वो? ठीक है, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। टोटल क्या भाषा? 6 भाषा। ठीक है। बताना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र किस अनुच्छेद के अनुसार बजट पर विचार विमर्श करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है? अनुच्छेद 17 के तहत जाएगा। और बताया बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? इसमें महासचिव के द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो दोस्तों लुसेंट का जो भी होमवर्क दिया गया था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिया गया। अब हम चल रहे हैं आप सभी के बीच में लेके आ रहे हैं सार संग्रह। तो सार संग्रह से जो भी होमवर्क दिया गया था इसको भी करवा दिया जाएगा अच्छे से। तो चलते हैं सार संग्रह की ओर। तो चलते हैं सार संग्रह में। बताना आप सभी को जो है ना भारत में जो वर्तमान मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 हो जाएगा। सही जवाब है। बताना 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। 6-14 वर्ष शिक्षा का अधिकार। बताना इसको कब जोड़ा गया था? सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया था। बताना मूल कर्तव्य जो भारत किस देश से लिया? ये ठीक है, यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया। कहां से? रूस से लिया गया। सही जवाब है। बताना मौलिक कर्तव्य का चर्चा किस भाग में है? ठीक है, भाग 4 के क में हो जाएगा। और बता दीजिए आप लोग अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 51 के क में हो जाएगा। सही जवाब है 51 को। और बताना सीधा पूछेगा अनुच्छेद 51 में किसका चर्चा किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कहा गई। किसकी बात कहा गया? अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कहा गया। और 50 में क्या होगा? देखिए 50 सही जवाब है। 50 माने 50-50
50 मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग, 50 मतलब अलग करना था, 50 में क्या है 50-50, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या क्या गया अलग कर दिया गया, किस अनुच्छेद द्वारा 50 के तहत। बताना अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। बताना जब सरदार स्वर्ण सिंह ने सिफारिश किया था तो कितना मूल कर्तव्य की बात कही थी? 8 मूल कर्तव्य की बात कहा गया था, और लेकिन कितना मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्य। कब जोड़ा गया था इसको? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ गया था। टोटल 10 को मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। बता देना अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? इसको देखिए, ठीक है, नैतिक कर्तव्य एवं नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य एवं नागरिक कर्तव्य में इसको रखा जाता है। सही जवाब है। बताना है मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? ये नैतिक कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, नैतिक कर्तव्य ही माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के किस में से एक है? ये मूल कर्तव्य में से, मूल कर्तव्य में। और बताना अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और स्मारकों की रक्षा करना ये मूल कर्तव्य है या नहीं है? ये नहीं है। और ये कैसा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, और यही ऑप्शन दिया था, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों का रक्षा करना। हम लोग समझते रक्षा करना हमारा धर्म है, तो हमारा तो ये मूल कर्तव्य आएगा, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। और ये अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 49 में आता है। अनुच्छेद 49 के तहत आता है। कौन? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। ये हमारा कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ना कि ये मौलिक कर्तव्य में। बताना अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये ठीक है, 51 क के 5 में, 51 के क के 5 में यह वर्णित है। बताना मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? ये केवल भारत के नागरिक, केवल भारत के नागरिक पर लागू होता है। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा? ये ठीक है, विजय एमेनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1986 में कहा गया। पता ना सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश को जो है जनहित याचिका का जनक कहा था? पीएन भगवती को कहा था। तो पीएन भगवती हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से। बता देना अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के लावा में सिलिकॉन की अधिक मात्रा पाई जाती है? ये अम्लीय लावा में। किस प्रकार की? अम्लीय। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और जिसका पीएच मान 7 होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको उदासीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको उदासीन कहा जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है कि नारकोंडम द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार में है। और पता है नारकोंडम ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है कि माउंट किलिमंजारो ये मतलब किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? ये बताना आपको। शांत ज्वालामुखी। देखिए मृत अलग हुआ, मृत के मतलब दोबारा जिंदा नहीं होगा, और शांत के मतलब शांत है, कखनी उसका दिमाग गर्म होगा आपको पता नहीं, इसलिए शांत में इसको शांत में होगा। क्या होगा? माउंट किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी हो जाएगा। बताना है आप सभी को, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? किलौआ ज्वालामुखी। अभी हाल ही में किलौआ विस्फोट भी हुआ है। और बताना किलौआ ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप अमेरिका में। ठीक है, हवाई द्वीप अमेरिका में पड़ता है। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? ये बताना है ओलंपस मॉन्स। ये कहाँ पड़ता है? ओलंपस ये मंगल ग्रह पड़ता है। मंगल ग्रह पे ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी हो जाएगा। सही जवाब है। बहुत अच्छा जवाब है, खतरनाक जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? ये स्ट्राम्बोली, माउंट स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्थित हो जाएगा। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पड़ता है? ये तंजानिया। और तंजानिया का राजधानी कहाँ है? डोडोमा नहीं, डोडोमा। कौन सा हो जाएगा? डोडोमा हो जाएगा। सही जवाब है, तंजानिया की राजधानी। बताए मौना लोआ कहाँ पे पड़ता है? ये हवाई द्वीप में। और ये कैसा ज्वालामुखी है? ये सक्रिय ज्वालामुखी। बताना आप सभी को अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? ये इरेबस या एब्रूस भी कहा जाता है इसको, माउंट एब्रूस या इरेबस, जो कि कैसा ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तानुमा आकृति को क्या कहते हैं? इसको क्रेटर कहा जाता है। सही जवाब है।
बता दीजिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्स है, और कोटोपैक्स कहाँ पड़ता है? ये इक्वाडोर में पड़ता है। सही जवाब है, बताना है, बोले थे लाइन आ जाएगा, इंतजार करना पड़ता है थोड़ा सा। लीजिए बताइए अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कहाँ भाग रहा है बाबू, ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? इसको 4 भागों में किया गया, ठीक है। बताइएगा क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जानते हैं? सील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है, सील्ड शंकु। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, बताना है कि कैमरून ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? ये कैमरून में पड़ता है। और ठीक है, इरेबस ज्वालामुखी कहाँ है? ये इरेबस आपको, ठीक है, अंटार्कटिका में पड़ता है। चिल्लन ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? चिल्लन, ये चिल्ली में नाम है, चिल्ली, और एक शेख चिल्ली का नाम सुने थे, चिल्लन पड़ता है चिल्ली में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा पोरक ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? पोरक मैक्सिको में पड़ता है, मैक्सिको में। बताइएगा असामा ज्वालामुखी जापान का राजधानी कहाँ पड़ता है? टोक्यो हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, किलौआ ज्वालामुखी क्या पूछ दिया? हवाई द्वीप में। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पड़ती है? इटली में पड़ता है, ठीक है, इटली में ही पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। और एटना ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? ये भी इटली में ही पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा, इटली में पड़ता है। चलते हैं इकोनॉमिक्स में भी आप लोग को महेश बर्नवाल से दिया गया था, क्योंकि लुसेंट एक बार खत्म कर दिया गया, तो हम लोग महेश बर्नवाल और लुसेंट दोनों बुक को बेस के रूप में पकड़े हैं और इसको ही अच्छा तरीके से खत्म करेंगे। और इन दोनों बुक को अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप जीके जैसे कहीं भी तोड़फोड़ कर दीजिएगा। तो चलते हैं इकोनॉमिक्स को फिर से शुरू करते हैं। बता देना आप सभी को, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, सही जवाब है। बताइएगा जब हम किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है, अर्थव्यवस्था। बताइएगा भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सही जवाब है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आएगी। अगला क्वेश्चन बताना है, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन अर्थव्यवस्था की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? व्यष्टि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं? माइक्रो यानी कि व्यष्टि के अंतर्गत आ जाएगा। और एक होता है समष्टि, समष्टि के दूसरा चीज होता है, अगर आप देखते हैं। बताइएगा समष्टि अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, जॉन मेनार्ड किंग्स, किसको? जॉन मेनार्ड किंग्स को ही जाता है, सही जवाब है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? ये विकासशील, यानी विकास ये करिए रहा है। और अमेरिका वाला कैसा? ये विकसित अर्थव्यवस्था, जो विकास कर चुका है वो क्या हो गया? विकसित। और हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए विकासशील अर्थव्यवस्था हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया? ये जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा ही दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा। बताइएगा बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? आयात निर्यात बंद। देखिए आयात निर्यात बाहरी देशों से बंद, ठीक है, इन्हीं के देश से आयात निर्यात बंद, बाहरी देशों से आयात निर्यात बंद, तब उसको क्या बोलेंगे? बंद अर्थव्यवस्था। अगर देश में कर रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ी बंद है, मतलब बाहरी देश से आयात निर्यात बंद हो गया तो वो बंद अर्थव्यवस्था। बता देना अगला क्वेश्चन है, कृषि वानिकी मत्स्य खनन ये सब किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है। टोटल क्षेत्र संख्या कितना है? 3 गो, मुख्य रूप से 3 गो है, लेकिन टोटल क्षेत्र 5 गो हो चुका है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से कहेगा तो 3 गो सेक्टर है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, निर्माण विनिर्माण ये किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति ये किस क्षेत्र का हिस्सा है? ये द्वितीय का हिस्सा है, द्वितीय क्षेत्र में ही आता है। देखिए सेवा क्षेत्र किसे कहा गया? तृतीय क्षेत्र को। जैसे बस सेवा हो गया, रेल सेवा हो गया, जितना सेवा, हॉस्पिटल हो गया, इससे आपको सेवा मिलता है, सब तृतीय सेक्टर में आता है। बताइएगा परिवहन एवं संचार ये किस सेक्टर का हिस्सा है? ये तृतीय सेक्टर में आता है। व्यापार एवं भंडार ये किसका है? ये भी तृतीय सेक्टर का। बीमा और बैंकिंग क्षेत्र ये भी तृतीय का है, बैंकिंग तृतीय का आता है। सेवा मतलब जिससे हमको लाभ मिल रहा है, सेवा मिलता है, वो तृतीय सेक्टर में ही आता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र को मिलाएं तो संयुक्त, यानी कि उसी को मिश्रित कहा गया। जैसे भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? ठीक है, 5वीं क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा गया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? ये 1969 से दिया जा रहा है। और ये घोषणा कब हुआ था? ये 1967 में घोषणा हुआ और 1969 से दिया जाता है। और पहली बार अर्थशास्त्र में किसको दिया गया नोबेल पुरस्कार? अमर्त्य सेन को ही दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा कि दूसरा बार किसको दिया गया? ये अभिजीत बनर्जी को। कब दिया गया था इसको? 2019 में दिया, जो कि भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे। और ये भारतीय मूल के दूसरा व्यक्ति कौन है? अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? एडम स्मिथ, ठीक है। हस्तक्षेप का सिद्धांत कौन दिया था? एडम स्मिथ के द्वारा ही दिया गया था।
क्लास पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये न्यास सिद्धांत। किस सिद्धांत पर? न्यास के सिद्धांत पर आधारित, न्यास। ठीक है। और न्याय दर्शन कौन दिया था? गौतम बुद्ध। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध दिया था, और योग दिया था पतंजलि। पतंजलि बाबा से याद रखें, योग करते हैं, और योग करते हैं पतंजलि का कंपनी चलाते हैं, तो पतंजलि बाबा योग दर्शन दिए थे। अगला क्वेश्चन बताना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना था? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। और बता दीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो सार संग्रह सभी जो भी होमवर्क दिया गया सभी को करवा दिया गया। अब चल रहे हैं आप सभी के बीच में जो भी कौन सा बुक है ये? क्विक बुक, दृष्टि का क्विक बुक दिया गया था होमवर्क, वहां से शुरू करते हैं क्विक बुक से। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहा जाता है? सीमांत घर्षण बल कहा। सीमांत घर्षण बल कहा तो सही जवाब हो जाएगा, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। बताइए, गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को कौन सा घर्षण बल कहते हैं? इसको गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए, गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से क्या होता है? कम हो जाएगा। ठीक है, कम होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही हो तो उसके बीच लगने वाले घर्षण को क्या कहेंगे? सर्पी घर्षण कहेंगे। सर्पी घर्षण, फिसलता है तो सर्पी घर्षण कहेंगे, और लुढ़कता है तब क्या कहेंगे? तो लोटनी घर्षण। देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो उसको लोटनिक घर्षण कहा जाता है। बताइएगा, नहीं हुआ एक सर्पिला का दूसरा, लोटनिक दूसरा होता है। अगला क्वेश्चन बताना है, बताए सबसे जो है ना कम घर्षण किस बल किसमें होता है? लोटनिक में सबसे कम घर्षण बल होता है, और सबसे अधिक घर्षण बल एस्थेटिक में होता है। एस्थेटिक में सबसे अधिक घर्षण बल हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रियाओं के परिणामी बल द्वारा संपर्क तल पर अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? इसको घर्षण कोण कहा जाता है। ठीक है, घर्षण कोण। बताइए, घर्षण बल जो है ना किस पर निर्भर करता है? ठीक है, सतह की प्रकृति पर। ठीक है, संपर्क सतह की प्रकृति पर, सतह कैसा है उस पर वो घर्षण करेगा। और ठोस लीजिएगा तो घर्षण अधिक होगा, अब द्रव कम होगा, गैस पर सबसे कम होगा घर्षण। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए, ठोस और ठोस वस्तु में घर्षण क्या होता है? सर्वाधिक होगा। और बताइए सबसे कम किस में होता है? ये ठीक है, वायु और ठोस में सबसे कम घर्षण होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, किसका प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है? स्नेहक का प्रयोग। स्नेहक का प्रयोग करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। सही जवाब है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग जो है ना, प्रयोग जो है ना किस घर्षण को कम करने के लिए क्या जाता है? देखिए, ठीक है, सर्पिली घर्षण को कम करके जो है ना इसको लोटनिक घर्षण बदल देते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जिसमें घर्षण का मान कम हो जाता है और बॉल बेयरिंग अधिक दिन चलता है। अगर नहीं लगाइए तो मशीन खराब हो जाएगा। साइकिल के चक्कों में बॉल बेयरिंग लगता है, देखते होंगे आप। पुराना होगा तो साइकिल चलबे नहीं करेगा, नया जखने बॉल बेयरिंग चेंज करिएगा साइकिल स्पीड भागता है, देखते हैं ना। यही सब घर्षण कारण होता है। घर्षण जखने बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो अवरोध करेगा, और अवरोध करेगा तो आप स्पीड चला नहीं पाइएगा, और नया लगाइएगा तो घर्षण कम होगा और स्पीड आगे जाएगा। ठीक है, और घर्षण हमेशा किस दिशा में लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। सही जवाब है, विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, वस्तु वही, विपरीत मानिए ना, विपरीत कहिएगा समझ जाइएगा, वस्तु एक लगता है। अगला क्वेश्चन बताइए, सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रह का 3 नियम कौन दिया था? केपलर के द्वारा दिया गया। सही जवाब, केपलर के द्वारा ही दिया गया। और बताइएगा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में कैसा परिक्रमा करता है? ये दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार ये परिक्रमा करता है। और बताइए, सूर्य इसमें कहाँ स्थित है? ये फोकस बिंदु पर, फोकस पर स्थित है, यानी कि मध्य फोकस में स्थित है। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्र तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल क्या होती है? नियत रहती है। नियत रहती है। सही जवाब है। बताइए, केपलर का द्वितीय नियम जो है ना किस पर आधारित है? ये कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर। किस नियम पर? कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है केपलर का द्वितीय नियम। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है, जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। और बताइए, सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का है? वरुण का है। और सबसे कम किसका होगा? ये बुध का, 88 दिन का। सही जवाब हो जाए, 88 दिन का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, वह बिंदु जहां से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं, उसको गुरुत्व केंद्र बिंदु कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण का कितना होता है? 0 होता है, 0 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, सर्वप्रथम जो है ना किसने यह बताया, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है? न्यूटन के द्वारा बताया गया। और ये कब बताया था? 1686 में। 1686 में बताया था। ठीक है, बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है,
बताइए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी जो है, पृथ्वी किसी पिंड को या वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल कर अपने ओर खींचती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसके अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है? न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के अनुसार। बताइए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार F बराबर क्या फॉर्मूला होता है? G इंटू M1 R स्क्वायर, G M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा कैपिटल G यानी कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? सही जवाब है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो वस्तु के वेग में 1 सेकंड होने वाली वृद्धि को क्या कहलाती है? ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी कहलाता है। ठीक है, और स्मॉल जी के बारे में कल पढ़ेंगे। तो चलते हैं बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी भी होमवर्क दिया गया था, तो अच्छा ही टॉपिक है बायोलॉजी में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सिलिया जो है किस कोशिका में पाया जाता है? ये जंतु या पादप में? जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, और जिलिया अब बताइए कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? ये पादप कोशिका में पाया जाता है। और ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, लवक, लवक किसमें पाया जाता है? केवल लवक। ठीक है, पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु में ये नहीं पाया जाता। ठीक है, बताइए जंतु कोशिका की रसधानी कैसी होती है? छोटी होती है। और बताइएगा और ठीक है, और पादप कोशिका की राजधानी कैसी होती है? इसमें ठीक है एक बड़ी केंद्रीय राजधानी पाई जाती है जो कितना परसेंट स्थान घेरती है? 90% स्थान घेर लेती है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पैतृक कोशिका से नई संतति कोशिका के बनने की क्रिया क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। और बताना आपसे कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का ही होता है। 2 प्रकार का कौन कौन? समसूत्री विभाजन एक और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, 3 गो होता है। अर्धसूत्री इसमें 2 ही दिया है, समसूत्री और अर्धसूत्री। देख लीजिएगा इसमें 2 ही दिया हुआ, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा समसूत्री। ठीक है, बताइएगा किस विभाजन में गुणसूत्र की संख्या समान रहती है अतः यह विभाजन कोशिका के गुण वृद्धि तथा मरम्मत आदि के लिए उत्तरदायी है? समसूत्री विभाजन। देखिए समसूत्री विभाजन गुण के लिए, वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए क्या उत्तरदायी होता है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विभाजन जो है ना प्रजनन अंगों की कोशिका में होता है? यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। किसमें होता है ये अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। और बताइएगा इसमें जो आधी रहती है ये द्विगुणित कब होती है? निषेचन क्रिया के द्वारा। निषेचन क्रिया के द्वारा क्या होता है? ये द्विगुणित हो जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है मियोसिस के अंत में कितना अगुणित कोशिका बनती है? 4 गो अगुणित कोशिका। और मियोसिस कितने चक्र में पूर्ण होता है? ये चरणों में 2 चरण में पूर्ण होता है। बताइए अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि समसूत्री विभाजन केवल कितना चरण में होता है? 1 चरण में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में है ना एक संतति कोशिका के विभाजन से कितने कोशिका का निर्माण होता है? अर्धसूत्री में 4 गो निर्माण होता है। और समसूत्री विभाजन में कितना का? 1 गो से 2 गो का निर्माण होता है। 1 गो से विभाजन से 2 गो का निर्माण होता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ना शोषण का कार्य कहाँ पे होता है? मियोसिस। ठीक है, मिसोसोम होता है, मियोसिस नहीं, मिसोसोम के द्वारा क्या होता है? और यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है ये कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल किसको कहते हैं? ये गोल्जी काय को कहते हैं। किसे? गोल्जी काय को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? ये अर्धपारगाम्य। अर्धपारगाम्य का मतलब क्या होता है? आधा जाएगा आधा आएगा, मतलब देखिए कुछ पदार्थ को जाने देता है और कुछ पदार्थ को नहीं जाने देता। लेकिन कोशिका भित्ति कैसा होता है? ये पारगम्य होता है। ये सब कुछ जाने देता है, चाहिए जिसको जाना है, कोई दिक्कत नहीं उसको। अगला क्वेश्चन बताना है कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? ये हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कौन सा बीमारी होगा? ये कैंसर हो जाता है। ठीक है, कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सही जवाब है। ठीक है, उसी को कहता है कर्करोग। ठीक है, बताइए उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? बीचट के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य एक समान होता है उसे क्या कहते हैं? उसको उत्तक कहा था। उसे उत्तक कहा था। ठीक है, बताइए पौधों में अधिकांश उत्तक जो है ना
कौन सा सहारा देने वाला होता है ये? यांत्रिक सहारा देने वाला होता है। ठीक है, यांत्रिक सहारा। बताइए उत्तक जो है, बताइएगा कौन सी उत्तक से पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? शीर्ष विभुजोत की लंबाई, जड़, तना के लिए। ठीक है, अब बताइए पौधे का जब पार्श्व भाग में कौन सा उत्तक विभाजित होता है? पार्श्व विभुजोत के उत्तक, यानी पिछला भाग में हो जाएगा। ठीक है, पार्श्व विभुजोत के उत्तक होता है। सही जवाब हो जाएगा। तो बताइएगा अंतर्वेशी विभुजोत के उत्तक जो है ना किसमें पाया जाता है? ये पर्व संधियों में पाया जाता है। पर्व संधि, दो पत्ती के बीच में होता है पर्व संधि, उसी में अंतर्वेशी विभुजोत की उत्तक पाया जाता है। तो दोस्तों बायोलॉजी का भी खत्म कर दिया गया। अब चल रहे हैं आप सभी के बीच में जो ये बच गया है एसपीडी का होमवर्क जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। तो एसपीडी से भी होमवर्क अच्छा टॉपिक दिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है, बात मत कीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बताइएगा कि नंगा फकीर किसे कहा गया था? ये महात्मा गांधी को कहा जाता है। सही जवाब है। लोकमान्य के नाम से किसे जानते हैं? ये बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जानते हैं। और एक दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज। देखिए दीन बंधु CF एंड्रूज और देश बंधु चित्तरंजन दास को जाना जाता है। सही जवाब है। बताइए उड़न पड़ी के नाम से पीटी उषा को। और बताइए बग बंधु किसे कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान। बग बंधु किसे कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को कहा था। और लेडी विद लैंप किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। पता है शहीद आजम के नाम से किसे जानते हैं? भगत सिंह को जाना जाता है। भारत को किला सरोजनी नायडू को जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा। बाबूजी किसे कहते हैं? जगजीवन राम को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन द्वारा किया गया। प्रोटॉन का खोज कौन किया? गॉल एस्टिन के द्वारा किया गया। बताइए न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। बताइए न्यूट्रिनो का खोज कौन किया था? ये पाउली के द्वारा किया गया। सही जवाब है। बताइए डायनेमो का खोज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के द्वारा किया गया। बताइए रेडियम का खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। बताइए परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? जॉन डाल्टन द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा ही दिया गया। बताइए हीलियम का खोज कौन किया था? लोकियर। नाइट्रोजन खोज कौन किया? रदरफोर्ड किया। गलती मार दी। नाइट्रोजन खोज कौन किया? रदरफोर्ड किया। ऑक्सीजन खोज कौन किया था? सीले और प्रिस्टले। ठीक है, प्रिस्टले और सीले हो जाएगा। बताइए थोरियम खोज कौन किया था? बर्जिलियस। थोरियम खोज कौन किया था? बर्जिलियस के द्वारा ही किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बैरोमीटर खोज कौन किया था? ठीक है, टोरी सीले के द्वारा किया गया था। सेली। बताइए ग्रामोफोन का आविष्कार कौन किया था? एडिसन के द्वारा किया गया। एडिसन। बताइए अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप का खोज कौन? टेलीस्कोप का गैलीलियो। दूरबीन का खोज इसमें तो हैंस लिपर्ट से दिया हुआ। हैंस लिपर्ट से हो जाएगा। और लघु गणक का खोज कौन किया था? जॉन नेटवेट के द्वारा ही किया गया था। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ईवीएम का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए दर्पण में जो है किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का आयोडेट सिल्वर आयोडेट फोटोग्राफी में लगाया था। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, देख लीजिएगा इसमें सिल्वर नाइट्रेट दिया दर्पण में। सही जवाब है। बताना बृहद स्नानागार कहाँ मिला था? ये मोहनजोदड़ो मिला। ठीक है, राज्यपाल बनने का न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब लगाया? 1874 कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए गन मेटल किसका मिश्रण है? ठीक है, तांबा, टीन और दस्ता CuSnZn। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन दांडी यात्री में जो है ना गांधी जी ने कितना किलोमीटर दूरी तय किया था? 388 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। सही जवाब हो जाएगा। पता है हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ये आरबीसी में पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। आरबीसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मुक्त व्यापार क्षेत्र किस बंदरगाह को कहते हैं? कांडला बंदरगाह। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। पानी से बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बौद्ध और जैन धर्म दोनों का उपदेश किस शासक काल में हुआ था? बिंबिसार। ठीक है, मगध का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार किया। और हर्यक वंश का संस्थापक भी बिंबिसार ही हो जाएगा जो कि मगध में ही किया था। बताइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइए NCERT का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, सही जवाब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। सही जवाब। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलुरु का कहते हैं। बेंगलुरु कहा जाता है।
बताइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में हो जाएगा, ठीक है, 25 से 28 तक है। बताइए कारगिल विजय दिवस ये कब मनाते हैं? ये 26 जुलाई को मनाया था, 26 जुलाई। और कारगिल का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 26 जुलाई 1999 को हुआ था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, लियो टोल्स्टॉय कहाँ के थे? ये रूस से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कब किया था? ये पोखरण में किया था 18 मई 1974 के द्वारा किया था, 1874 में। और हमारे बीच हमारे बाबा का आगमन हो चुका है, जो कि दीपक भैया, जो दिल्ली क्लास, अब कल से इनके द्वारा क्लास लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा कि उच्च रक्तचाप का कारण क्या हो जाएगा? मानसिक तनाव, मानसिक तनाव हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, ठीक है ना, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और इसका अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। और एक क्वेश्चन है कि मैं ही राज्य हूँ, इसका ये किसका शब्द है? लुई 14वां का। किसका है ये? लुई 14वां का वाक्य हो जाएगा, ये कथन था। तो ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। अब लास्ट टॉपिक आप लोग का रह गया, आप सभी के बीच में जो एसपीडी का करंट अफेयर चला जाता है वहीं से है। तो बताना है आप सभी को, है ना, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? भारत बन चुका। सही जवाब है भारत हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहाँ जो है ना गोल्डन सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का नाम किया गया? हैदराबाद में किया गया। सही जवाब गोल्डन, ठीक है, हैदराबाद में क्या गया? बताइएगा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण का आयोजन कहाँ? तेलंगाना में। सही जवाब तेलंगाना में। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल कप का प्रतियोगिता ये कौन सा है? ये गोवा जीत गया। सही जवाब है गोवा जीता है। अगला क्वेश्चन बताइए, सुद्दीरमन कप 2025 ये कौन जीता है? चाइनीज माल है, ये चीन जीत लिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, और किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और बताइए सबसे पहला व्यापारी कौन था जो भारत आया था? ये पुर्तगाली था। वास्को डी गामा हो जाएगा, ठीक है, 14 मई 98, 1798, 1498, 17 मई 1498 का आया था, उल्टा बोल दिया, 17 मई 1498 को आया था। बताइएगा किस कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया? ये केरल में मनाया गया। सही जवाब है। बताइए ISA का 123वां सदस्य कौन बनाया? ये अंगोला बन गया, ठीक है, अंगोला। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, रंगा छड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना? ये त्रिपुरा का बन चुका है, त्रिपुरा का। बताइएगा किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? ये अपना भारत देश के द्वारा ही शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, कौन सी राज्य सरकार ने अगले 25 वर्ष के लिए सस्ती दर पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा? ये यूपी के द्वारा यूपी के द्वारा ये खरीदा जाएगा। सही जवाब है। बताइए BRO का स्थापना कब हुआ था? 7 मई 1960 को, 7 मई 1960 को हुआ था। बताना अगला क्वेश्चन है कि जारी मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान किसका? 25 में। सही जवाब है आइसलैंड का हो जाएगा। और भारत का स्थान 130वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा पहलगांव आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों पर 9 गो आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया गया? और उसको कितना गांव में? 244 गांव में किया गया हमला। अच्छा मोक ड्रिल, अच्छा मोक ड्रिल, हाँ 244 गांव में हुआ था, याद रखिएगा। यही सब अंदर क्वेश्चन उठा पूछ देता है, अंदर वाला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बताएगा, अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का सोचा क्या? ये भूटान में क्या? ठीक है, भूटान में। बताइए 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सेनु सिंह को दिया गया? और 72वां मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बन चुका है? बिटकॉइन बन चुका है। ठीक है, बिटकॉइन, ठीक है, अल सल्वाडोर द्वारा मान्यता दिया गया, बिटकॉइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शन 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ गया है? ये सिंगापुर पहुंचा, सिंगापुर पहुंच चुका। सही जवाब बताइएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को, 8 मई को विजय दिवस घोषित किया गया। और अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को है ना, किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? यह कर्नाटक के द्वारा किया, कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, किस देश में जो है गिदोन के रथ नामक एक अभियान की घोषणा की है? इजराइल में, इजराइल के द्वारा किया गया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है,
कि नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ये 80वां वर्षगांठ मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? ये भारत बन गया, तीसरे क्रम में आ चुका है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताना है किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरल का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश पहली बार कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ठीक है पूछा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो यहीं से बनवे करता है, क्यूज अच्छा से पढ़ देखिएगा तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, और अच्छा से होमवर्क करके तभी बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सबको जवाब देना है। अच्छा क्वेश्चन है कि 9 मई 2025 को क्वाड देशों ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक किया? ये होनोलुलु हो जाएगा। कहाँ से? एक होनोलुलु है और एक गाना भी है, होनोलुलु है, समझे? तो गाना सुन लीजिएगा, बढ़िया गाना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? ये नोएडा। और नोएडा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, बताइए भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा ही किया गया। सही जवाब है। बताइए किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? यह महाराष्ट्र के द्वारा ही शुरू किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन आपसे के बीच में, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ला प्रेस जो है, कहाँ का ये? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को सम्मानित किया गया। सही जवाब है। बताइएगा रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह। बताइएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? ये लखनऊ में किया। सही जवाब लखनऊ में। और आज का अंतिम सवाल आपको जवाब देना है, किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? ये अफगानिस्तान। तो दोस्तों आज का क्लास आप सभी के बीच में कैसा रहा जरूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करने का प्रयास कीजिए। और कल के लिए आप सभी के बीच में एक होमवर्क है जिसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से देना होता है। तो क्वेश्चन यह है कि वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन फिर सुनिएगा कि वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जवाब कमेंट माध्यम से कीजिएगा। क्लास अच्छा लगा ना लगा फिर भी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।